हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमेर एकेडमी। दोस्तों हम लोग फिजिक्स का साइंस के लेक्चर में हम लोग फिजिक्स का लेक्चर वाइज स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, पार्ट वाइज। और उसमें हम लोग 3 लेक्चर कर चुके हैं या दो देख लीजिएगा। फिर ये नेक्स्ट लेक्चर होने जा रहा है, ठीक है। और आज हम लोग करेंगे गुरुत्व के अधीन गतियाँ जो होती हैं, ठीक है, गुरुत्व से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो कि हर सारे एग्जाम्स में जो अभी यूपीटीएसटी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बच्चे हैं कॉम्बिनेशन, उनके लिए एनटीपीसी ग्रुप डी जहाँ जहाँ भी साइंस को क्वेश्चन पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर गुरुत्वाकर्षित होती हैं या आकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट ने, वारामिहिर ने, बुद्धगुप्त ने, ब्रह्मगुप्त ने। बताइए तो ये बात किसने बता दिया था। देखिए आईएएस का क्वेश्चन, लेकिन कब? 1995 में पूछा गया था। आज से कितने साल हो गया? 20 साल इधर ले लेंगे, 25 साल पहले। इसलिए मत घबराइए कि आईएएस का क्वेश्चन है, कई ग्रुप डी में भी पूछ देगा। तो बताइए तो इसका आंसर हो जाएगा किस कौन बता दिए थे? ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन वैज्ञानिक थे, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था। और इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। ये पहले ही बता दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स न्यूटन ने, चार्ल्स बैबेज ने, आइजैक न्यूटन ने, जॉन एडम्स ने। तो ये तो हर किसी को पता होना चाहिए साथियों। बताइए, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो जाना चाहिए, हो जाएगा लग रहा है। चार्ल्स न्यूटन और चार्ल्स आइजैक न्यूटन में, तो चार्ल्स न्यूटन कोई नहीं थे, आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, एक्चुअली देखिए गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है, ठीक है। और सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों या अपनी मूल खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण एक दूसरे को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। और कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को क्या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। ये बात उन्होंने बताई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था या किसने किया था? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, कापरनिकस ने, आइंस्टाइन ने। बताइए तो किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन ने ये बात बताई थी, ठीक है। सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था गुरुत्वाकर्षण के। चलिए, और गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का साथियों फार्मूला कुछ पता है किसी को? F इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए फार्मूला। एफ, जहाँ पे एफ क्या है? फोर्स है, बल है। m1 क्या है? पहले पिंड का द्रव्यमान। m2 क्या है? दूसरे पिंड का द्रव्यमान। r क्या है? दोनों पिंडों के बीच की दूरी। और g क्या है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है। सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। बताइए तो ऐसा क्यों है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। गुरुत्व नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। अंतरिक्ष में क्या होता है कि कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे तो खड़े नहीं रह पाएंगे क्योंकि कम गुरुत्व होता है। और कम गुरुत्व में क्या होता है कि लंबे अंतरिक्ष अभियानों में क्या होता है, अंतरिक्ष यात्रियों को पेशी क्षय, उनकी पेशियों में, मसल्स में क्षय होने लगेगा, मतलब टूटने लगेगा। और अस्थियों के क्या घनत्व में क्या हो जाएगी? कमी का सामना करना पड़ सकता है। और अस्थियों के घनत्व कम होने से क्या होगा? अस्थियां कमजोर हो जाएंगी और अस्थियां भी टूट सकती हैं, हड्डियां भी टूट सकती हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, अधिक गति से गतिमान होगा। बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अगर ये सेब छोड़ा जाता है तो क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव हो जाता है, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण होता नहीं है, ठीक है। तो सेब अंतरिक्ष यान के साथ अगर छोड़ेंगे तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से घूमने लगेगा, क्योंकि सेब में वही गति आ जाएगी जो छोड़ते समय जो गति अंतरिक्ष के साथ आप जब छोड़ेंगे तो अंतरिक्ष में जो गति है ना अंतरिक्ष यान की, वही अंतरिक्ष यान की गति उसमें सेब में आ जाएगी, तो उसी के साथ घूमने लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली टॉपर हो गई है। वह बड़े तल क्षेत्र को आच्छादित करती है। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। ये भी किसी को और किसी को पता होना चाहिए आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुरुत्व केंद्र, एक्चुअली देखिए साथियों क्या होता है कि गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां से वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है, ठीक है।
सभी कोई वस्तु है, अगर कोई पिंड है, उसका पूरा द्रव्यमान उसके गुरुत्व केंद्र पर सेंटर में होता है, ठीक है, पूरा द्रव्यमान, पूरा वेट। यही रीज़न है कि जो साइंस बताता है कि जो किशन जी महाराज जब गोवर्धन पर्वत को जो उठा लिए थे, जब बारिश हो रही थी, बहुत झकाझोर में इंद्र ने बारिश कर दी थी, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को क्यों उठा लिया कानी उंगली पे? क्योंकि वो जान रहे थे कि इस पूरे पर्वत का, गोवर्धन पर्वत का जो गुरुत्व केंद्र है ना, पूरा भार जो है, पूरा द्रव्यमान उसके सेंटर में है। तो उसी सेंटर पॉइंट पर उन्होंने उंगली लगाया और उसको ऊपर उठा लिया। तुरंत आप वहाँ पे उंगली लगा उठाएंगे तो वहाँ पे भार बिल्कुल नहीं महसूस होगा, ठीक है। तो ये साइंस का लॉजिक बताता है। और होता क्या है कि कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है, तब तक वो स्थिर रहेगी। और अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, ठीक है। इसलिए झुकी हुई मीनार अभी तक गिरी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, ठीक है, तब वह गिर पड़ेगी। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार क्या हुआ, बताया गया कि 2030 से लेकर 2050 तक यह मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगी, क्योंकि उस समय गुरुत्वाकर्षण से रेखा जो जाने वाली उसके सेंटर से है वो बाहर से गुजरेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दीवार दूरी जो उसके स्थान पर दुगनी होती है, ठीक है, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है अब जितना है उसका 2 गुना, अब जितना है उसका 4 गुना, अब जितना है उसका चौथा भाग, अब जितना है उसका आधा भाग। बताइए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अब जितना है उसका चौथा भाग। क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती, इसके यानी जो जितनी दूरी उसके बीच में है सूर्य पृथ्वी वो दुगना हो जाए, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ेगा या जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, अब जितना उसका चौथा हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली इसको आप सॉल्व करेंगे, वही जो मैंने बताया था फार्मूला, क्या F1 बराबर कैपिटल G, इधर M S M E, ठीक है, ये ऐसे अपान R स्क्वायर, ठीक है। ये एक फार्मूला हो जाएगा, यहीं पे दूसरा फार्मूला रख लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। जहाँ पे देखिए एम एस क्या है, सूर्य का द्रव्यमान, एम ई क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और जी क्या गुरुत्वाकर्षण स्थान। एक और इसको रख करके फार्मूला अगर सॉल्व करेंगे F2V, ठीक है, तो ये आपको 4 गुना कम मिलेगा, ठीक है, चौथा भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है कितना? 0, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील, सभी गलत। बताइए तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, अपरिवर्तित। एक्चुअली होता है कि आदर्श परिस्थितियों में, आदर्श मतलब कि जब कोई हवा टेम्परेचर प्रेशर ऐसा कुछ अलग से कोई एक्सटर्नल दाब कुछ ना बढ़ जाए, वायु प्रतिरोध नगण्य हो जहाँ पे, ठीक है। आदर्श परिस्थितियों में किसी वस्तु को जो ऊपर से गिराने पर क्या होता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण क्या होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? लकड़ी, मोम, लोहा, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। बताइए तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। क्यों? देखिए, वही अगर ऐसी स्थिति हो, परिस्थिति हो, मतलब कि जब वायु का प्रतिरोध जो है बिल्कुल ना हो, तो समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, लोहा, मोम कुछ भी गिराते हैं आप, तो ये समान आकार के टुकड़े अगर एक साथ पृथ्वी की सतह पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि सब पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, समान रूप से कार्य करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को, समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद है, उसको समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगी, एक पहले गिरेगी बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि हवा के अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? एक मिनट साथियों, मैंने कुछ गलत बता दिया क्या लग रहा है? हाँ ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि हवा में पूछा, तो वहाँ पे क्या था, इसके ऊपर वाला था, कहाँ से? यह था आपका ऊपर मीन्स अंतरिक्ष से गिराया गया था, ठीक है ना, मतलब जहाँ पे हवा की उपस्थिति नहीं होगी, ये हवा में गिरा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि हवा में गिराने पर अगर लोहे और लकड़ी के दोनों समान भार वाले गेंद अगर गिराई जा रही है, तो पृथ्वी पर गिरने में क्या होगा कि एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे अगर हवा नहीं रहेगी। लेकिन हवा की उपस्थिति में क्या होगा
कि लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा, लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद क्या होगी, बाद में गिरेगी, ठीक है ना। हवा नहीं रहेगा तो दोनों साथ में गिरेंगी, ये बात आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, कारण क्या है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। निम्नलिखित कूटों में से उत्तर का चयन करना है। क्या, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को सही स्पष्ट करता है। कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को सही स्पष्ट नहीं करता। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है परंतु कारण क्या है, गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, बात तो सभी जान रहे हैं। और चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 भाग है, 6वां भाग है, ठीक है ना। इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6वां भाग होगा। ठीक है, ये कारण है, बात समझ रहे। लेकिन पृथ्वी यहाँ कारण क्या करे, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ऐसा नहीं है लेकिन 1/6वां भाग है। ठीक है, बात समझ आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। बताइए तो किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होता है। तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, ठीक है, और इक्वेटर पर सबसे, विषुवत रेखा पर सबसे कम। चलिए क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का मान तो भूमध्य रेखा पर जो है सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण क्या होता है, पिंड का भार जो है ना क्या होगा, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। ठीक है, और जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है पिंड का भार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या हो जाएगा। बताइए तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29.4। ठीक है, क्यों, देखिए अब देखिए इसको ऐसे, ए इक्वल टू ए क्या है, त्वरण है, तो त्वरण कितना दिया है 9.8 दे दिया है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टी दे दिया कितना, 3 सेकेंड दे दिया। ठीक है, और यू क्या है, 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक फार्मूला जानते हैं, कौन सा, यहाँ मैं लिखता हूँ वी, ये वी स्मॉल वी रहेगा, इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ए टी हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस 9.8 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 29 पॉइंट आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, द्रव्यमान तो वही लेकिन त्रिज्या कम कर दिया जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। बताइए तो तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2% बढ़ जाएगा, न कि ये घटेगा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, अगर त्रिज्या कम करेंगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा क्या, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा, 750 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा, 950 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा, 980 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा। बताइए ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी 980 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होता है, 980 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किग्रा है, गुरुत्वजनित त्वरण, ठीक है, जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण जी 10⁻6 मीटर पर स्क्वायर हो तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा कितना। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, 100/6 किग्रा, 60 किग्रा, 100 किग्रा, 600 किग्रा। बताइए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 सी 100 किग्रा। ठीक है, एक्चुअली किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव तब तक नहीं पड़ता तथा वह स्थिर नहीं रहता। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है। बात समझ आ रही ना, त्वरण में परिवर्तन होगा तो उसके भार में परिवर्तन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, निर्वात की स्थिति में उपरोक्त में से कोई नहीं। भारहीनता कब होती है बताइए तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति जब होती है तो उसमें भारहीनता होती है। ठीक है ना, एक्चुअली भारहीनता वह एक अवस्था है जब
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए उसको हम भारहीनता बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 मिलान करना है, आइए मिला लेते हैं। रेडियम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन मैडम क्यूरी, एक्सरे एडवर्ड जेनर, चेचक डब्ल्यू के रॉन्टजेन। बताइए तो किसमें कौन मिलान, किससे कौन मिलान होगा, सुमिलित करना है। तो क्या हो जाएगा साथियों, रेडियम की खोज किसने की, तो रेडियम की खोज किसने की, मैडम क्यूरी। पेनिसिलिन की खोज किसने की, पेनिसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे की खोज किसने की, एक्सरे की खोज की डब्ल्यू के रॉन्टजेन। और चेचक की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर। तो क्या हो गया, 2 2, फिर क्या हो गया 1, फिर 3 का क्या होगा 4, फिर इसका क्या होगा 3, 2 1 4 3। कहाँ है 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर सेकेंड फर्स्ट, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। बताइए तो 21 का आंसर क्या सही होगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी 21 का क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक्चुअली पृथ्वी की सतह से निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाएगा तो वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा, ठीक है, परंतु द्रव्यमान क्या होगा उसका वही रहेगा। बात समझे, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, भार ऊपर नीचे होता रहता है, ये ध्यान रखना आपको। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है, उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है। चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय होता है। उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 22 का। तो उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। बात समझ आ रही है, ठीक है। एक्चुअली पृथ्वी के चारों ओर क्या है, परिक्रमा करते हुए जो कृत्रिम उपग्रह हैं, दो प्रकार का बल काम करता है इस पर। एक तो केंद्रीय बल, दूसरा क्या होता है प्रक्षोभ बल। अब केंद्रीय बल क्या होता है, केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण यह उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की वित्तीय और दीर्घ वित्तीय कक्षा में क्या होता है, परिक्रमा करता रहता है। बात समझ आई, इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, वह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, ठीक है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से तो पता है, जो प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है, उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से यह बल उसको मिलता है, ठीक है। ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्लभ नाभिकीय बल तथा प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, सही नहीं बताना है। ये देखिए, गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल है। विद्युत चुंबकीय सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। बताइए इसमें से क्या सही है, क्या नहीं सही है बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं सही है, गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल नहीं है, ठीक है। 4 आधारभूत बलों में से गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है लेकिन सबसे अधिक दूरी पर लगने वाला बल है ये, ठीक है। और जबकि सबसे प्रबल बल नाभिकीय बल, ठीक है, और समस्त मूलभूत बलों में से प्रबलतम है जितने भी बल हैं, ठीक है। लेकिन गुरुत्वीय बल सबसे कमजोर लेकिन सबसे अधिक दूरी तक लगता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, समान वेग से जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो। बताइए तो इसका आंसर पता होना चाहिए। तो हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर ए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, अगर कोई लिफ्ट बैठा होगा तो उसको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। जब ऊपर जाते हैं तो लगता है कि वेट बढ़ गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड कितना होता है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है, लोलक समझ रहे हैं ना, अरे पेंडुलम जो घड़ी में घूमता लटकता था नीचे, वो किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। उसकी लंबाई जितनी होगी उतना, लोलक की कालावधि उसकी लंबाई के ऊपर ही निर्भर करती है, ठीक है। एक्चुअली लोलक की लंबाई के लिए कालावधि के लिए क्या एक फार्मूला है, टी बराबर, ये टी है, टी बराबर क्या होता है 2 पाई ब्रैकेट में L अपान क्या जी हो जाएगा,
ठीक है। अगर आप लंबाई बढ़ाएंगे तो जी ऑटोमेटिक घट जाएगा। लोलक की कालावधि, ठीक है, लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसकी कालावधि में भी उतनी ही अधिकता होगी, ठीक है। सॉरी मैंने बता दिया घटेगा, वो अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में आकर्षण घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भीतर के भार में परिवर्तन हो जाता है। बताइए, इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए क्या होती है उसकी गतियों में गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्चुअली उसमें होता क्या है कि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने का कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, ठीक है। परिणामतः लोलक के क्या होगा, लोलक घड़ियां जो है गर्मियों में सुस्त हो जाएंगी, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। दो ऑप्शन साथियों कट गया है। चलिए मैं ऑप्शन देता हूँ कि लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा और अपरिवर्तित रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कम हो जाएगा आवर्तकाल। जैसे लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, लड़की झूले पर जब बैठी स्थिति में है, झूला झूल रही है, तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर क्या होगा कि लोलक की प्रभावी लंबाई जो होगी, लंबाई क्या होगी, कम हो जाएगी, लोलक की प्रभावी लंबाई, और फलस्वरूप उसका प्रदोल काल यानी आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। राउंड जो है, जो चक्कर लगाने वाली स्थिति है, वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। ये दो दो ऑप्शन आ गए हैं पीडीएफ में, कैसे ध्यान नहीं दिया है बनाने वाले ने। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल ऋतु में। चलिए दो ऑप्शन मैं आपको और देता हूँ, ठीक है। दो ऑप्शन ले लीजिए, बसंत ऋतु में एक यहाँ कर लीजिए, बसंत ऋतु में, और कर लीजिए वर्षा ऋतु में। बताइए तो क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब, शीतकाल में, ठीक है। एक्चुअली देखिए पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है, क्यों, क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्त काल घट जाता है, और जबकि ग्रीष्म काल में इसका आवर्त पथ और आवर्त काल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, पेंडुलम घड़ी ग्रीष्म काल में धीरे और ठंडी में क्या होती है, सुस्त चलने लगती है। सॉरी, ग्रीष्म काल में धीरे और सुस्त हो जाती है और ठंड में तेज जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 15 किलोमीटर पर सेकेंड, 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.0 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बताइए तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। ऑप्शन नंबर डी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक्चुअली देखिए पलायन वेग जानते हैं क्या होता है, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकें जाने पर क्या होगा, अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, ठीक है, तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, तो इसे पृथ्वी का पलायन वेग कहते हैं। और पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इतनी किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में इतना किलोमीटर अगर आप फेंक देते हैं किसी चीज़ को, तो वह पृथ्वी पर वापस लौट के नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा, वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, वह पृथ्वी के चारों कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, वह फट जाएगी। बताइए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। अभी बताया कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से जब फेंकेंगे तब वो पृथ्वी क्षेत्र से बाहर जाएगा, नहीं तो पृथ्वी पर वापस आ जाएगा, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 33। साथ ही साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है। बताइए तो ऑप्शन इसका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। अब वर्ग माध्य मूल क्या होता है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, इसका कारण यह है एक्चुअली कि वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण, ठीक है, पहली बात। और चंद्रमा पलायन वेग का मान जो है लगभग ना, पलायन वेग का मान उस पर क्या है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है, तथा धरती पे कितना है 11.2 पर किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वे वहाँ से क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं, ठीक है। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है, ठीक है। चलिए साथियों, तो आज का लास्ट क्वेश्चन था साथियों। हम लोगों ने कितने 33 क्वेश्चंस किए नियर अबाउट। तो ये फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर साथियों आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, क्रम वाइज सीक्वेंस मिला, फिर उसको केमिस्ट्री में की भी मिलेगी आपको सीरीज़, और बायोलॉजी की भी मिलेगी। तो आपको कंप्लीट स्टडी, साइंस की स्टडी आप यहाँ से कर रहे हैं। आप चाहें तो टीजीटी के भी जो बच्चे बायो साइंस के फिजिक्स और केमिस्ट्री जो कर रहे हैं, जिनका कॉम्बिनेशन, जिनका जूलॉजी बॉटनी कॉम्बिनेशन है, वो भी यहाँ से आप वीडियो देख करके, लेक्चर देख करके आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है साथियों। तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करने की बात तो साथियों करना ही नहीं, इसलिए मैंने आपको अलग से ये वीडियो स्लाइड लगा रखा है कि चैनल पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। ओके, थैंक यू।